चले, गुड इवनिंग बाबू लोग, कैसे हैं? लक्ष्मी जी, अभिषेक जी, सब लोग ठीक हैं? हमने कल कह दिया था कि क्लास स्टार्ट हो जाएगी 6:15 बजे। अब क्लास 6:15 बजे तक स्टार्ट हो जाएगी। आज चूंकि लगा हुआ था 6:25 में, हमने अभी चेंज करा दिया था कि 6:20 में लगा दीजिए, तो अगले क्लास से 6:15 तक स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि हम क्लास में रहेंगे ही, वो क्लास तोड़ेंगे, इस क्लास को स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग भी तैयार रहिएगा। क्लास नहीं चल रही है, क्लास तो चल रही है। अब तक नहीं आए थे तो क्लास नहीं चल रही थी, अब आ गए हैं तो क्लास चलने लगी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो कल जो पढ़ाए थे उसको जरा सा रिवीजन कर लेते हैं। सोनल रंजन, चलिए ठीक है सर, बहुत अच्छा। सोनल रंजन का आ रहा था कि सर जी नहीं 6 बजे कर दीजिए, 6 बजे कर दीजिए, तो थोड़ा सा रस है। 6:24 में हुआ है। अच्छा, आज 6:24 में हुआ है। चलिए, आज एकदम घड़ी का पाबंद है। तो कल इस टॉपिक को देख लिए थे, किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं। कल हम लोग जजिया कर को भी देख लिए थे। आज चर्चा करें अरब आक्रमण के बाद, चचनामा से जानकारी मिला था। अरब आक्रमण के बाद हम लोग जरा तुर्क आक्रमण की चर्चा करते हैं। भारत में तुर्क आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था? ध्यान से सुनिएगा। भारत में तुर्क आक्रमण। अब त्रिपुरारी शर्मा कहते हैं प्रोटेम स्पीकर के बारे में थोड़ा सा फुहारा मार दीजिएगा। प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित विधानसभा हो या लोकसभा हो के सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए चुना जाता है, या एक व्यक्ति को कार्यवाहक कहते हैं ना, कार्यवाहक। तो प्रोटेम स्पीकर विधानसभा हो या केंद्र में लोकसभा हो, उसके सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए चुना जाता है। देखे होंगे कि कल से परसों तक जो जीतन राम मांझी साहब हैं, श्री जीतन राम मांझी साहब थे प्रोटेम, और उसके बाद विजय कुमार चौधरी को अध्यक्ष या स्पीकर के रूप में चुन लिया गया है। आइए, तो अब देखो बाबू, क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में तुर्क आक्रमण, अरब के बाद तुर्क आक्रमण हुआ, जो 2 चरणों में, गजनबी के नेतृत्व में और गौरी के नेतृत्व में। गजनबी जो गजनी प्रांत का व्यक्ति था, गजनबी कहां का था भाई? गजनी प्रांत का शासक था। इनके पिता थे सुबख्तगीन। इनके पिता कौन थे? सुबख्तगीन। अब देखो, सुबख्तगीन से ऊपर जाएंगे तो अल्पतगीन, सुबख्तगीन से ऊपर जाएंगे तो अल्पतगीन, जो गजनी प्रांत की, गजनी राज्य की स्थापना किया था। अब देखो, अल्पतगीन के दामाद सुबख्तगीन ने बाद में गजनी पर अपना अधिकार कर लिया 977 ईस्वी में। चुपचाप सुनिएगा, ये सब कहानी का मतलब नहीं है। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक सुबख्तगीन था, जिन्होंने 986 ईस्वी में हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल को पराजित किया था। तो पहले अल्पतगीन, जिन्होंने गजनी राज, स्वतंत्र गजनी राज की स्थापना किया, उसका दामाद था सुबख्तगीन, जिन्होंने अपने ससुर को हटाकर खुद शासक बन गया। उन्होंने कई बार गाना गा के कहा था, सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो, मान लो बारी मेरी बात और हमको शासक बना दो। नहीं बना रहा था, तो दामाद सुबख्तगीन अल्पतगीन को हटाकर खुद राजा बन गया। सुबख्तगीन पहला तुर्क शासक थे। ध्यान सुनिए, सुबख्तगीन पहला तुर्क शासक थे जिन्होंने भारत पर अटैक किया। कब अटैक किया? 986 ईस्वी में। किसको? तो हिंदू शाही वंश के जयपाल के खिलाफ, हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल के खिलाफ आक्रमण किया था। उसके बाद वह क्रम देखो, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद हिंदू शाही वंश के जयपाल को 2 बार उन्होंने पराजित किया। और देखो, सुबख्तगीन की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र
महमूद गजनबी शासक बना। महमूद गजनबी 1001 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक, 1001 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक कुल मिलाकर 17 बार भारतीय क्षेत्र पर आक्रमण किया। कुल मिलाकर 17 बार भारतीय क्षेत्र पर आक्रमण किया। अब 17 बार कोई जरूर नहीं याद करना। पहला आक्रमण जयपाल के खिलाफ 1001 ईस्वी में, 16वां आक्रमण 1025 में सोमनाथ मंदिर का लूट जो 16वां आक्रमण था, और 1027 में जाट जनजाति के विद्रोह को दबाने के लिए आक्रमण किया था। उसके पश्चात कहा जाता है कि 1030 ईस्वी में गजनी प्रांत में इनकी मृत्यु हो गई। कितने बार मोहित बाबू, कितने बार? 17 बार। 17वां एवं अंतिम आक्रमण तो जाट के खिलाफ। अब देखो मोहित जी ध्यान से सुनिएगा, ऋतु जी ध्यान से सुनिएगा, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन पूछेगा गौड़ी का अंतिम आक्रमण तो खोखर जनजाति के खिलाफ 1205 में, गजनबी का अंतिम आक्रमण 1027 में जाट जनजाति के खिलाफ। इतना याद हुआ, गजनबी का अंतिम आक्रमण जाट जनजाति के खिलाफ और गौड़ी का अंतिम आक्रमण खोखर जनजाति के खिलाफ। इतना क्लियर। चलते हैं अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहां तक तो क्लियर। अब देखो गजनबी 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, और 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध मतलब 1001 से लेकर 1027 तक, और गौड़ी 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध मतलब 1075 ईस्वी से लेकर 1205 ईस्वी तक कई बार आक्रमण किया, जिसमें 2 बार पराजित हुआ, 1178 और 1191। 1178 में मूल राजदूतीय के हाथों गुजरात के शासक, 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के हाथों पराजित हुआ। इतना क्लियर। अब चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। भारत में तुर्क आक्रमण को 2 चरण में बांटा गया। पहले चरण का नेतृत्व गजनबी के द्वारा और दूसरे चरण का नेतृत्व मोहम्मद गौरी के द्वारा, जो गौर प्रदेश का शासक था। अब क्वेश्चन फिर पूछेगा, महमूद गजनबी अफगानिस्तान स्थित गजनी राज का शासक बना था। सुबख्तगीन, यहां से आइए, सुबख्तगीन ने 977 ईस्वी में गजनी राज की स्थापना किया। हालांकि इससे पहले, सुबख्तगीन से पहले क्वेश्चन पूछेगा स्वतंत्र गजनी राज की स्थापना स्वतंत्र अल्पतगीन, कौन था भाई? अल्पतगीन। स्वतंत्र गजनी राज की स्थापना अल्पतगीन। कौन सा बाबू? अल्पतगीन। अब देखो प्रभात शाह जी का क्वेश्चन है। 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु हो गई। प्रभात शाह जी, अंतिम विद्रोह खोखर जनजाति के विरुद्ध हुआ था। 1206 ईस्वी में मृत्यु हो गई। अब 1206 ईस्वी में ही उनका दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, लाहौर में अपना राज्याभिषेक किया। आगे चर्चा करेंगे, धैर्य रखेंगे। अब देखो भाई क्वेश्चन पूछेगा यहां पर जो मोहम्मद गौरी गौर प्रदेश का शासक था, गजनबी गजनी प्रदेश का शासक था। यहां से हम लोग क्वेश्चन लेते हैं कि भाई भारत पर आक्रमण करने वाला पहला आक्रमणकारी कौन था? पहला तुर्क आक्रमणकारी सुबख्तगीन था। पहला तुर्क आक्रमणकारी सुबख्तगीन था। पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था भाई? सुबख्तगीन था। क्वेश्चन फिर पूछेगा इन्होंने भारतीय क्षेत्र पर कब आक्रमण किया था? तो बताए थे 986 में हिंदुशाही वंश के शासक जयपाल को पराजित किया था। उसके बाद बताए थे सुबख्तगीन के मृत्यु के पश्चात गजनी प्रांत का शासक गजनबी बना, महमूद गजनबी बना। सुबख्तगीन के मृत्यु के बाद गजनी प्रांत का शासक 998 ईस्वी में कौन बना? महमूद गजनबी बना। महमूद गजनबी भारतीय क्षेत्र की ओर अपना रुख पर देखा और 1001 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक कुल मिलाकर 17 बार भारतीय क्षेत्र पर आक्रमण किया और
1030 में उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु कब हुई भाई? तो 32 वर्ष शासन करने के बाद 1098 में शासक बना, अब 30 में मर गया, तो 30 और 2 32 वर्ष तक शासन किया। अपने 32 वर्षीय शासन काल के दौरान 17 बार भारत पर आक्रमण किया। कितने बार? 17 बार भारत पर आक्रमण किया। अब देखो गौरी के बारे में जीतू जी बताएंगे, पहले गजनबी पढ़ लेते हैं तब गौरी पढ़ लेंगे, पहले गजनबी देख लेते हैं तब गौरी देखेंगे, सीक्वेंसली जाएंगे तो भेजा में स्टेप बाय स्टेप उतरता चला जाएगा। अब क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि महमूद गजनबी एशिया के जनजातियों को वीरता पूर्वक सामना किया, इसके लिए महमूद को इस्लाम का पहला सरदार माना गया। ध्यान से सुनिएगा, एशिया के जनजातियों के साथ वीरता से मुकाबला किया, अतः महमूद गजनबी को क्या कहा गया? पहला, इस्लाम का पहला सरदार कहा गया। इस्लाम का पहला सरदार किसे कहा गया? महमूद गजनबी को। अब क्वेश्चन पूछता है, चुपचाप सुनिएगा, महमूद गजनबी पूरे विश्व के मुसलमान शासकों में सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला मुस्लिम शासक पूरे विश्व के मुसलमान में महमूद गजनबी था। महमूद गजनबी को बगदाद के खलीफा शेख कादिर या कादिर शेख के द्वारा, बगदाद के खलीफा कादिर शेख के द्वारा सुल्तान बनने का वास्तविक प्रमाण पत्र खिलअत प्रदान किया था। खिलअत एक प्रमाण पत्र, एक सर्टिफिकेट होता था। ध्यान से सुनिएगा, खिलअत एक क्या था भाई? खिलअत एक प्रमाण पत्र था, वैध प्रमाण पत्र। सुल्तान बनने का, सुल्तान के लिए वैध प्रमाण पत्र। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, यह खिलअत कौन प्रदान करता था? तो पूरे विश्व के मुसलमान में सबसे महत्वपूर्ण मुसलमान बगदाद में खलीफा था। बगदाद के खलीफा को पूरे विश्व के मुस्लिम धर्मगुरु कहा गया। पूरे विश्व के मुस्लिम धर्मगुरु बगदाद का खलीफा कहा गया। यहां से 2 क्वेश्चन बड़ी महत्वपूर्ण है, चुपचाप सुनिएगा। पूरे विश्व में पहला मुस्लिम शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया। दूसरा, भारत का पहला मुस्लिम शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया। दोनों ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। ध्यान से सुनिएगा, दोनों ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम मुस्लिम शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया, महमूद गजनबी। महमूद गजनबी घुमा देगा। भारत का प्रथम मुस्लिम शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया। तो यहां पर क्या होगा? इल्तुतमिश, जिन्होंने सिमी वंश की स्थापना किया था। हो गया। तो भारत में इल्तुतमिश, विश्व में
गजनबी, भारत में इल्तुतमिश, विश्व में गजनबी। अब देखो, विश्व का पहला मुसलमान शासक महमूद गजनबी था। कादिर शेख के द्वारा उन्हें सुल्तान बनने का वैध प्रमाण पत्र खिलअत प्राप्त हुआ था। किसके द्वारा? कादिर शेख के द्वारा। और इल्तुतमिश को किसके द्वारा प्राप्त हुआ था, इसमें इतिहास गौण है, लेकिन कहा जाता है 1229 ईस्वी में इन्हें सुल्तान बनने का वैध प्रमाण पत्र खिलअत और छत्र प्राप्त हुआ था, और तब जाकर यह सुल्तान की टाइटिल लगाया। क्लियर? तो विश्व का पहला सुल्तान महमूद गजनबी, भारत का पहला सुल्तान इल्तुतमिश। हो गया? चले, बहुत अच्छी बात है। अच्छा क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन का, गजनबी बगदाद के तत्कालीन खलीफा कादिर शेख से सुल्तान बनने का जो वास्तविक प्रमाण पत्र है, खिलअत की उपाधि प्राप्त किया। इस तरह गजनबी पहला मुस्लिम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया था। खिलअत क्या कहा गया? सुल्तान बनने का वैध प्रमाण पत्र। अब गजनबी का भारतीय क्षेत्र पर आक्रमण, हम लिखने के लिए तो बहुत कुछ लिख दिए हैं मोहित जी, लेकिन इतना नहीं भी याद है तो काम चलेगा। 3 को याद रखना है, पहला 16वां 17वां, पहला 16वां 17वां। तो हमने जरा सा भारी भरकम बना दिया इस टॉपिक को, पहले के तुलना में वेटेज बना दिया, लेकिन 3-4 को याद कर लेंगे तो कोई बात नहीं। पंकज, क्लियर हो गया? अब देखो, पंकज ठाकुरगंज, बहुत अच्छी बात है, पंकज ठाकुरगंज। तो भारतीय क्षेत्र पर आक्रमण, यहां पर 1001 ईस्वी, क्या है भाई, 1000 से लेकर 1027 तक, कुल मिलाकर 17 बार आक्रमण किया। लेकिन पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में प्रारंभ, मतलब भारत की ओर रुख आप अदा किया 1000 ईस्वी में, अंतिम रुख था 1027 में। लेकिन पहला आक्रमण कब किया? 1001 में, हिंदुशाही वंश के शासक जयपाल के खिलाफ, जिसको बाप ने 986 ईस्वी में पराजित किया था। हो गया? चल देखिए बाबू, अब इसमें हमने टू द पॉइंट दिया है। प्रथम आक्रमण 1001 उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के हिंदुशाही राज्य के विरुद्ध, राजा था जयपाल, राजा था जयपाल। गजनबी के प्रथम आक्रमण में हिंदुशाही राज्य का सीमावर्ती इलाकों में लूटपाट किया और वापस चला गया। तो पहला तो याद रखेंगे 1001 हिंदुशाही वंश के शासक जयपाल, जिसको बाप ने भी पराजित किया था 986 ईस्वी में। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक सुबक्तगिन था। हालांकि गजनी प्रांत के, स्वतंत्र गजनी प्रांत के स्थापना अल्पतगिन के द्वारा किया गया, जो सुबक्तगिन का ससुर था, और गजनबी क्या था? सुबक्तगिन का बेटवा था। क्लियर? समझ में आ रही है? चलो, बहुत अच्छी बात है। दूसरा आक्रमण कब हुआ था? तो 1001-2 में फिर से अटैक किया उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पर, और इस समय फिर अधिकार पराजित किया। इस समय फिर से पराजित किया जयपाल को। इस समय उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के राजधानी था वो हिंद या बाहिंद, जिसे उद्भांडपुर कहा जाता है, इस पर अधिकार कर दिया। अब देखो पंकज, सब लोग देखिएगा, प्रभात शाह जी सब लोग सुनिएगा। अब देखो, दिल्ली सल्तनत का प्रथम मुस्लिम शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया कौन था? ए भैया, अभी तो बताए थे, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया। प्रभात शाह जी कहाँ खोए हुए रहते हैं? आप लोग से, कौटिल्य परिवार के सदस्यों से इस तरह से निराशावादी होना उचित नहीं है। आशा रखेंगे, मस्ती करेंगे जीके जीएस के साथ। अब देखो, पहले आक्रमण में क्या किया? उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के शासक जयपाल को, हिंदुशाही वंश के शासक जयपाल को पराजित किया, बिना कोई क्षेत्र पर अधिकार किए हुए लूटपाट किया और धर चल गया। फिर उसी वर्ष आक्रमण किया, फिर से हिंदुशाही वंश के शासक जयपाल के खिलाफ। इस बार उसकी राजधानी उद्भांडपुर या ओहिंद पर अधिकार कर दिया। ध्यान सुनिएगा, अपने दूसरे अभियान में हिंदुशाही राज्य की राजधानी उद्भांडपुर पर अधिकार हुआ। और इतना ही नहीं, जयपाल पराजित हुआ, उसे बंदी बना लिया गया। लेकिन
बाद में कहा जाता है जयपाल को छोड़ दिया। अब देखो जयपाल को छोड़ा तो जयपाल चूंकि राजपूत शासक थे, काफी बुरा लगा और घोर डिप्रेशन में चला गया कि बाप रे हम हार गए, हम हार गए, हम हार गए। और डिप्रेशन में जाने के बाद क्या करता है, लोग सुसाइड कर लेता है। तो क्या किया बाबू, तो अनुपमा जी ध्यान सुनिएगा, जयपाल बाद में मुक्त कर दिया गया, लेकिन अपमान के कारण जयपाल अपनी चिता स्वयं बनाकर स्वयं को अग्नि को समर्पित किया। चिंता नहीं चिता, या चिता बनाया और चिता में अग्नि को समर्पित कर दिया, मतलब आग में कूद गया, आग में कूद गया। ठंडा में माइंड काम नहीं कर रहा है, मुन्ना पासवान भागलपुर नरेश, ठंडा में माइंड काम नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, दिमाग को काम में लगा दो, सेरेब्रम को। माइंड को क्या मतलब, पूरे माथा को क्या मतलब है, सेरेब्रम में याद करता है। ऐच्छिक गतिविधि के लिए सेरेब्रम प्रो मस्तिष्क है, अनैच्छिक के लिए मेडुला ऑब्लोंगाटा है। ध्यान सुनिएगा, अब हमने दो आक्रमण आपको बताया, दोनों को याद रखेंगे। पहला आक्रमण 1001 में एकदम याद हो जाएगा, अरे भाई 7-8 को आसानी से याद हो जाएगा। 1001 ईस्वी में हिंदू शाही वंश के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल आक्रमण किया, लूटपाट किया, चल गया। फिर अगले साल उसी साल लास्ट में आक्रमण किया और इस बार जयपाल को पराजित किया, उसकी राजधानी बहिंद या उद्भानपुर पर अधिकार कर लिया। जयपाल को कैद कर लिया लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया, ले बेटा तू भी क्या याद करे, जो अपना काम कर, लेकिन ध्यान से सुनिए, जो अपने ठीक ठाक से रहिए। अब जयपाल को बड़ी अपमान हुआ, हमारा मार देता, वही मार देता, लेकिन हार के बंदी बनाया, हरा कर बंदी बनाया और फिर बाद में छोड़ दिया। तो उन्होंने अपना चिता बनाया, आग जलाया और आग में जाकर कूद गया, अपनी हत्या कर दिया, हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात, भागलपुर में ठंडा नहीं है, अच्छी बात है, ठंडा नहीं है, ठंडा रहना चाहिए। ठंडा मौसम में ठंडा नहीं रहेगा तो कहिए गर्मी में रहेगा। तीसरा आक्रमण चलते हैं भाई, उच्च पर भटिंडा। देख भैया भटिंडा चर्चा करेंगे, जब रजिया के बारे में चर्चा करेंगे तो वहां पर चर्चा करेंगे कि अल्तुनिया और रजिया के बीच इसी भटिंडा नामक स्थान पर युद्ध हुआ था। आइए, हाँ दोनों एक ही जयपाल है, बहुत अच्छी बात, दोनों एक ही जयपाल है। अब देखो बाबू, आपका लाइव वीडियो पूरा हिंदुस्तान देखता है, आज मुझे पता चला, मिथिलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ वो तो सच में वो ईश्वर का आशीर्वाद है। तीसरा आक्रमण 1 वर्ष के बाद 1001 में एक साल रेस्ट किया कि भाई जरा सा एनर्जी और बढ़ाती है, बड़ा आक्रमण करने वाले हैं। तो उसके बाद देखो, उसके बाद तीसरा आक्रमण क्या किया, 1004 ईस्वी में तीसरा आक्रमण हुआ। तीसरा आक्रमण 1004 ईस्वी में भटिंडा पर आक्रमण किया तत्कालीन शासक वजीरा। अब वजीरा को कभी कभी क्या देता है, बीजी राय, बीजी राय, बीजी राय, इसको कुछ किताबों में आपको लिखेगा बो जी रा, बो जी रा। अब देखो पंजाब का भटिंडा है, ध्यान सुनिए, पंजाब का भटिंडा जो उच्च पर शासक कौन था, बीजी राय पराजित हुआ। गजनबी ने 1003-4 में मुल्तान के व्यापारियों के मार्ग पर स्थित भटिंडा पर आक्रमण किया और उस समय भटिंडा के राजा बीजी राय थे जो गजनबी के साथ कड़ा संघर्ष किया और अंत में पराजित हुआ। अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए बीजी राय ने भी क्या किया, आत्महत्या कर लिया। ले कायर सब कहीं का, फिर तैयारी करता, फिर लड़ता, सो नहीं था, आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या करके तू न चला गया, आ तोरा बीवी बाल बच्चा पर क्या हाल होगा, आ तोरा परिवार के अन्य सदस्य पर क्या हाल होगा जो तुम पर टिका हुआ। खामोश, कोई सोचना भी नहीं ई कुकर्म करने के लिए, क्योंकि तू चल जाएगा तो तेरे माता पिता, तेरे बीवी बाल बच्चा नहीं हुआ है तो माता पिता पर क्या हाल होगा। थोड़ा ठीक है, डिप्रेशन में आ गया, गुस्सा में आ गया, उचित कदम ऐसा कदम उठा लेता है, लेकिन कदम उठाने से पहले अपने माता पिता को सोचना चाहिए। हम इसके खिलाफ हैं क्योंकि हमारे संविधान में इसकी अनुमति नहीं देता है।
निजता के अधिकार के तहत भी इसकी अनुमति नहीं देता। इंडियन पॉलिटी में पढ़ाते हैं निजता का अधिकार को 2017 ईस्वी में जोड़ा गया है। तो निजता का अधिकार में क्या कहा गया है कि आप अपने प्राण को खुद त्याग कर सकते हैं, फांसी लगा सकते हैं, आत्महत्या कर सकते हैं, गांधी सेतु पर जाकर गिर जाएंगे, जार खा लीजिएगा, मर जाइएगा तो कोई बात नहीं, मरिएगा तो आपके बाप माई को पकड़ के ले जाएगा पुलिस, और नहीं कहीं बच गए आप तो आपको जेल होगा कि तू संविधान का उल्लंघन किया है, तुम पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। अब देखो निजता के अधिकार में कहा गया कि हम इच्छा मृत्यु ले सकते हैं जब कोई व्यक्ति असाध्य रोग से ग्रसित है, वेंटिलेटर पे है, जीवन रक्षक मशीन पर है, कहते हैं वेंटिलेटर पर, जीवन रक्षक मशीन पर है, डॉक्टर कह दिया कि अब नहीं जिंदा होगा, दुनिया का कोई भी डॉक्टर इसे नहीं बचा सकता है, सब लोग परिवार के सब लोग भी परेशान है, उस समय वो लिखित देगा कि मुझे स्वैच्छिक मृत्यु दिया जाए, मुझे इस वेंटिलेटर को बंद कर दिया जाए, बैठ जाइए, मुझे क्या किया जाए, बंद, सांस लेने जो वेंटिलेटर उसको बंद कर दिया जाए। अनुच्छेद 21 में, नोट 22 में मिथिलेश बाबू 21 में। अब देखो अनुच्छेद 21 में निजता के अधिकार को भी, अनुच्छेद 21 में 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा का मूल अधिकार जोड़ दिया गया, 21 में, नोट 22 में। अब कहेंगे कि सर जी कोमा में है, बहुत दिन से कोमा में है, उसका देह हाथ हिल डोल नहीं रहा तो लिखेगा कैसे, तो उस कंडीशन में कहा गया परिवार के सभी सदस्य के एक मत होने से उनको मृत्यु दिया जा सकता है, यह निजता का अधिकार है। आइए अब देखो, हाँ सुसाइड कमजोर लोग करता है, कायर, कमजोर ने कायर लोग करता है। अब देखो, अब हमने कहा कि पहला आक्रमण क्लियर, दूसरा आक्रमण क्लियर, तीसरा आक्रमण क्लियर। पहला आक्रमण जयपाल पराजित हुआ, दूसरा आक्रमण जयपाल पराजित हुआ, दूसरा आक्रमण जयपाल पराजित हुआ, और तीसरा आक्रमण बठिंडा उच्च शासक बीजी राय बेचारा पगला कहीं का पराजित हुआ और फिर आत्मसम्मान के लिए भी आत्महत्या कर ले। 3 क्लियर। चौथा चलते हैं, चौथा आक्रमण मुल्तान पर, चौथा आक्रमण मुल्तान पर आक्रमण किया 1205 में, सॉरी 1005 में। यहां के राजा थे दाऊद, कायल पूरा याद रखे, अब्दुल फतेह दाऊद। राजा कौन थे? दाऊद। दाऊद बिना युद्ध किए ही महमूद गजनवी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। भैया दाऊद ने क्या किया कि भैया हम तो हारे जाएंगे, जयपाल हार गया, विजय हार गया, तो काले झुट्टों से युद्ध करेंगे, हार जाएंगे, इससे बढ़िया है कि भैया हम तोरा सपोर्ट करते, हमरा बकस दो, हमरा तू छोड़ दो, हम तुम्हारे अधीनता को स्वीकार करते हैं। तो दाऊद ने गजनवी को बिना युद्ध किए ही अधीनता को स्वीकार कर लिया। मुल्तान 5 में, मुल्तान 5 में। अगला देखिए, गजनवी ने उसे सुन्नी धर्म स्वीकार करके वार्षिक कर अदा करने के शर्त पर माफ कर दिया। अब देखो, मुस्लिम धर्म में शिया धर्म और सुन्नी धर्म होता है, तो सुन्नी धर्म, गजनवी सुन्नी धर्म के थे, सुन्नी धर्म को स्वीकार करते हो, कहा कि सुन्नी धर्म तू स्वीकार कर लो, आप वार्षिक न जनाना तू हमरा दोनों, हम छोड़ देंगे तुम्हारा। कहा कि ठीक है। विवेक जी पॉलिटी का क्लास नहीं चला था। 5वां आक्रमण फिर 2 साल के बाद 7 में किया, पंजाब के ओहिंद, जिसे ही उदय भांडपुर पर कहा जाता है। इस समय राजा कौन थे यहाँ पर? तो राजा थे बीजी राय नहीं थे, राजा थे सुखपाल, जिसे नौसा शाह कहा गया, जो जयपाल का पुतवा था। राजा कौन था? सुखपाल। राजा कौन था? सुखपाल, जो हिंदुशाही वंश के जयपाल का पुतवा था, पराजित हुआ। 6ठा आक्रमण 8 में नागरकोट के खिलाफ, शासक से आनंदपाल, 6ठा नागरकोट आनंदपाल, ऐसे याद रखें, 6ठा 8 में नागरकोट आनंदपाल, 6ठा 8 में नागरकोट आनंदपाल। 5वां पंजाब, पंजाब में कौन? सुखपाल। 5वां 7 पंजाब में सुखपाल। चौथा 5 में, चौथा 5 में क्या बताए? चौथा 5 में मुल्तान दाऊद, चौथा 5 में मुल्तान दाऊद।
तीसरा कब, तो तीसरा ध्यान सुनिए, पहला दूसरा तो क्लियर है, तीसरा 4 में उद्भांडपुर या पंजाब के भटिंडा, भटिंडा के उच्च शासक बीजी राय, शासक बीजी राय हो गया। और बीजी राय से पहले यहां पर बताया तीसरा 4 में भटिंडा उच्च बीजी राय, तीसरा कहां कहां भाई, ऐसे याद रखेंगे, तीसरा 4 भटिंडा बीजी राय, बीजी राय भी हार गया। और दूसरा पहला तो बता दिए, हिंदुशाही वंश के शासक जयपाल। यहां तक क्लियर हो गया, 6 तक क्लियर। 6 कहां भाई, 6 8 में नागरकोट और शासक का नाम आनंदपाल। 7 में चलते हैं, 7वां आक्रमण हुआ 9 में अलवर राज्य के नारायणपुर पर विजय, शासक कौन थे, इतिहास कौन है, याद रखेंगे। 9 में अलवर, 9 में अलवर। 10 में फिर से मुल्तान, 10 में मुल्तान, क्योंकि वहां पर मुल्तान का दाऊद ने आत्मसमर्पण किया था, युद्ध नहीं किया था। तो 10 में मुल्तान, 10 में कौन, मुल्तान, दाऊद थे शासक, युद्ध किया। अब देखो 8वां आक्रमण मुल्तान, 9वां आक्रमण थानेश्वर, 9वां आक्रमण थानेश्वर, कोई शासक पता नहीं। 10वां आक्रमण कहा भाई, नंद शाह के खिलाफ, नंद शाह पराजित हुआ, तत्कालीन शासक आनंदपाल थे, राज नंद शाह, शासक आनंदपाल। नहीं ये सब याद रखेंगे, एको को नहीं ये सब याद रखेंगे। 11वां आक्रमण कश्मीर में शासक भीमपाल, 11वां आक्रमण कश्मीर शासक भीमपाल, 11वां कश्मीर शासक भीमपाल। पहला दूसरा याद रखेंगे, 16वां 17वां याद रखेंगे। अब देखो 12वां आक्रमण कन्नौज राजा राजपाल, कन्नौज राजा राजपाल। 1018 ईस्वी में जो 12वां आक्रमण था, प्रतिहार वंश के शासक राज्यपाल को पराजित करके कन्नौज पर आक्रमण किया था। राज्यपाल बिना युद्ध किए ही भाग गया और गजनबी कन्नौज पर खूब लूटपाट किया। गजनबी कन्नौज में क्या किया, खूब लूटपाट किया। 18 में था 12वां आक्रमण। 13वां आक्रमण 20 में, जिसमें कई क्षेत्र को जीता था, बुंदेलखंड, किरात, लोहकोट इत्यादि राज्य पर विजय किया। 14वां आक्रमण 21 में था ग्वालियर और कालिंजर अभियान, राजा था गोंडा। 15वां आक्रमण 1024 में जो जैसलमेर, चिकलोदर, अहिलबारा गुजरात पर विजय किया। 15वां में नहीं याद रखेंगे, लेकिन 16वां याद रखना बेटवा, 16वां और 17वां। तो यहां पर 17वां दे दिया है गजनबी का, यहां मिसप्रिंट 16वां कब बाबू, 1025 में। 17 में 16वां याद रखेंगे, 17वां याद रखेंगे। 16वां आक्रमण महमूद गजनबी का सबसे महत्वपूर्ण था, सोमनाथ मंदिर पर लूट 1025 में। यह मंदिर कहां था, गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में, गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में, ध्यान से सुनिए, गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में यह मंदिर था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। इस समय यहां के शासक भीम प्रथम था। यहाँ के शासक कौन था, भीमदेव प्रथम। यहां पर देखते हैं महमूद गजनबी 1025 में गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत शिव मंदिर था, आक्रमण किया और खूब लूटपाट किया। गजनबी जिस समय सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, उस समय गुजरात में सोलंकी वंश के शासक भीमदेव प्रथम था। सोलंकी वंश के शासक भीमदेव प्रथम था। गजनबी सोमनाथ से जब वापस जा रहा था, बाद में इसी भीमदेव ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्उद्धार करवाया। तो क्वेश्चन पूछेगा, सोमनाथ मंदिर का पुनर्उद्धार भीमदेव प्रथम या भीम प्रथम के द्वारा। गजनबी का, महमूद गजनबी का पंजाब के बाहर किया गया यह अंतिम अभियान था। ध्यान से सुनिएगा, हाँ, भीम प्रथम या भीमदेव प्रथम एक है। गजनबी का पंजाब से बाहर, पंजाब से बाहर गुजरात का क्षेत्र था, पंजाब से बाहर किया गया यह अंतिम अभियान था। क्वेश्चन का स्वरूप यहां पूछेगा कि महमूद गजनबी का पंजाब से बाहर किया गया अंतिम अभियान 1025 में सोमनाथ मंदिर। डायरेक्ट पूछेगा गजनबी का अंतिम अभियान खोखर जनजाति नहीं कहेंगे, गौ से गजनबी में जौ है, जौ से जाट जनजाति, गजनबी में जौ है, जौ से
जाट जनजाति, गौरी में खोखर गजनबी में जाट, गौरी में खोखर गजनबी में जाट। हो गया। फिर से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि पंजाब से बाहर अंतिम आक्रमण, पंजाब से बाहर अंतिम आक्रमण, पंजाब से बाहर अंतिम आक्रमण, सोमनाथ, सोमनाथ मंदिर का लूट। लेकिन भारत पर में अंतिम आक्रमण खोखर जनजाति नहीं कहेंगे, क्योंकि गजनबी में जौ है, जौ से जाट, गजनबी में जौ है, जौ से जाट। 1027 में यह कैसे हुआ? तो जब सोमनाथ मंदिर पर जो लूट किया, लूटे हुए सामान को घोड़ा पर लाद कर वापस लौटा, तो कहा जाता है जाट जनजाति के द्वारा कुछ घोरबा को क्या किया, घेर के रख लिया था। जब गजनबी अपना क्षेत्र पहुंचा और घोड़ा को गिनती किया, कहा कि कुछ घोड़ा कहां गया रे, कहा कि क्या करे, छीन लिया, घेर लिया जाट जनजाति सब, चलो उसको पकड़ के बांधते। तो जाट जनजाति से बदला लेने के लिए गजनबी का अंतिम भारतीय अभियान 1027 में जो 17वां आक्रमण था, 1030 में अल्लाह मियां के प्यारे हो गए, उनका इंतकाल हो गया, मृत्यु हो गई। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब देखो 17वां एवं अंतिम आक्रमण जाट विरुद्ध 1027 में गजनबी अंतिम जाटों के विरुद्ध किया गया, उससे पराजित किया, 1030 में मृत्यु हो गया। गजनबी ने के सेना में दू को हिंदू भी था, सेबंत राय और तिलक, क्या कहेंगे, सेबंत राय और तिलक नामक दो हिंदू प्रमुख सेनापति थे और अच्छे पद पर थे। अब देखो, जब गजनबी भारत आया तो अपने साथ, अभिषेक बाबू, जब गजनबी भारत आया तो अपने साथ कई विद्वान को भी लाया, जिसमें अलबरूनी, जिसमें फिरदौसी, जिसमें उत्बी, जिसमें बैहाकी, चारों को विद्वान का नाम याद रखेंगे। अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी और बैहाकी, चार प्रमुख विद्वान, चारों विद्वान से क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन पूछेगा अलबरूनी जो गजनबी के दरबारी कवि थे, बहुत बड़े कलाकार थे। देख भैया, अलबरूनी बहुत बड़ा विद्वान था, इतिहास भी जानता था, गणित भी जानता था, विज्ञान भी जानता था, दर्शन शास्त्र भी जानता था, राज विज्ञान भी, राजनीतिक विज्ञान भी जानता था। मतलब आपके प्रदीप सर जैसा था, सब भाषा के, सब क्षेत्र के महारथ थे, गजनबी के कवि थे। अब देखो, गणित इतिहासकार भी थे, गणितज्ञ भी थे, भूगोल वेत्ता भी थे, दर्शन शास्त्र भी थे, खगोल वैज्ञानिक, अन्य कई क्षेत्र के ज्ञाता थे। ले भैया, अन्य कई क्षेत्र के ज्ञाता थे। अलबरूनी के बारे में कहा जाता है, सुनना, अलबरूनी के बारे में कहा जाता है, ये जो भारत आया गजनबी के साथ, तो इन्होंने क्या किया, क्योंकि संस्कृत नहीं आता था, संस्कृत सीख लिया। उस समय भी मान लो प्रदीप सर जैसा ऐसे महारथ थे, का तोरा कहा कि हमें आप संस्कृत सिखा दीजिए, कहा सिखा दीजिए, बोल बेटवा सीख गया, का कैसे सीख गया, तो कहो हम अबाम वयम सीत अंति, का सीख गए, कहा कि मंत्र पढ़ो, विद्या ददाति विनियम विन्यादाति पात्रता पात्रता धर्मापनोति धना धर्मा तथा सुखम, का महाराज सीख गए, का चलो सीख गया तो सीख। तो आखिर कहिए क्यों सीखा, क्यों सीखने का प्रयास किया, क्योंकि वो आया है गजनबी के काल में। गजनबी से पहले भारत में एक बार का उत्तर भारत का, प्राचीन भारत का काल खत्म हो चुका था, राजपूत काल खत्म हो चुका था या चल रहा था। दक्षिण भारत में चोल चालुक राष्ट्रकूट पांड्य पल्लव सब खत्म हो गया था। तब आप क्वेश्चन पूछेगा कि टाइम हो गया क्या, अच्छा 10 मिनट। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा, आपसे यदि क्वेश्चन पूछे कि भैया आखिर अलबरूनी को क्या चीज की जरूरत पड़ गई जो संस्कृत सीखने को मजबूर हो गए, तो अलबरूनी को बार बार कहते हैं, देख भैया, कहते ना जिस क्षेत्र के बारे में जानकारी लेना है उस क्षेत्र की भाषा यदि आता है तब बल्ले बल्ले होता। अंग्रेज क्या किया, अंग्रेज था, अंग्रेजी जानता था, दिस दैट हेलो है करता था। हम लोग थारे भारतीय जो संस्कृत बोलते थे तो कुछ लोगों को टारगेट किया
कि भैया अंग्रेजी पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ो, और अंग्रेजी पढ़ो तो उसको बढ़िया बढ़िया वेतन देता था, एकदम टाई बेल्ट लगा के, ललका गुलाब लगा के फटफटिया देता था। कहता था देखो भैया हम अंग्रेजी पढ़े हैं तो हमारा सूट बूट देखो, तू देखो प्राच्य विद्या पढ़ा तो तोरा सूट बूट देखो, धोती कुर्ता और पाग पहन ले है। तो कोई बात नहीं, सब छोड़ो, अंग्रेजी शिक्षा को ग्रहण करो। प्राच्य शिक्षा के स्थान पर अंग्रेजी शिक्षा की ओर लोगों का रुझान बढ़ाने का काम किया। उसमें राजा राम मोहन राय का नाम पहला आता है। लॉर्ड मैकाले ने कह दिया भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाइए। उससे पहले तो भारतीय जमींदार वर्ग को टारगेट किया, पूंजीपति वर्ग को टारगेट किया कि इस क्षेत्र का, हम तो यहां का क्षेत्रीय लैंग्वेज जानते नहीं है, हम जाएंगे टैक्स वसूलने के लिए, हम बोलेंगे इंग्लिश में तो वो कहेगा, हम कहेंगे हेलो तो हिले लगेगा, हेलो पानी में तैर जाएगा, हेलो तो हमारा ने वो भाषा समझेगा, वो जो मैथिली में कहेंगे 10 को गरिएबो करेगा, हमरा कुछ समझ में आए नहीं आएगा, हम यस यस नो नो कह देंगे। तो भैया इससे बढ़िया क्षेत्रीय लैंग्वेज वाला को पकड़ो, और वही काम किया। जैसे क्षेत्रीय लैंग्वेज का तो टैक्स ज्यादा जाने लगा। अल-बरूनी यही किया कि भारतीय वेद पुराण उपनिषद को समझने के लिए, सीखने के लिए, पढ़ने के लिए संस्कृत सीखा। संस्कृत सीखने के बाद जब पढ़ा था, चलिए अभिषेक कुमार जी सर, कल सीपीओ का एग्जाम था, मजा आ गया सर, आप जो पढ़ाए थे आपका पढ़ाया ही लड़ा था, थैंक यू सो गिव अस सच सेशन। अभिषेक बाबू जो सब क्वेश्चन पूछा था, स्मरण के आधार पर कुछ क्वेश्चन को निकाल के हमको शेयर कर देंगे, व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे, तो हमको भी पता चल जाएगा, हम इस बात को आप लोग को पढ़ाएंगे कि सीपीओ में क्या क्या क्वेश्चन आया था। क्लियर? तो हमने कहा था अल-बरूनी भारतीय संस्कृत को सीखा था और वेद पुराण को उपनिषद को अध्ययन करके तब जाकर पता लगाया कि इसमें तो कुछ है ये नहीं, एक वंशावली का क्रम है ये नहीं है भैया, एक वंशावली का क्रम है ही नहीं, इसमें तो एक विद्वान राजा को केवल खुश करने के लिए उसके चारों ओर इर्द गिर्द घूम रहा था। इसका मतलब है भारत में वंशावली इतिहास का कोई जानकारी नहीं है। अल-बरूनी ने कहा भारतीय लेखक इतिहास लेखन नहीं जानता था, क्योंकि वंशावली का क्रम किसी बुक में न उपनिषद में है, न पुराण में है, न ही वेद में है। तो अल-बरूनी केवल उपनिषद वेद पुराण पढ़ा, अकाकी भारतीयों को इतिहास लेखन की जानकारी नहीं थी। गजनबी का दरबारी कवि थे, ऑलराउंडर थे, ऐसे कहेंगे ऑलराउंडर थे। क्लियर? अब देखो अगला चीज लेते हैं भाई, इनका प्रमुख पुस्तक गजनबी का दरबारी कवि कौन था? देखो भैया मोहित राज बर्नवाल गजनबी का दरबारी कवि अल-बरूनी था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन था। पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि कौन था? रवि कीर्ति था। कुमारगुप्त प्रथम का दरबारी कवि कौन था? वात्स भट्टी था। गजनबी का दरबारी कवि कौन था? अल-बरूनी था, जिनकी रचना है किताब उल हिंद, जिसे ही तहकीकात ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त फिरदौसी, बैहाकी और उत्बी जैसे विद्वान भी भारत आए थे। फिरदौसी को पूर्व का होमर कहा जाता है। फिरदौसी की प्रमुख रचना है शाहनामा। होमर एक यूरोपीय लेखक थे, पूर्व का होमर फिरदौसी को कहा जाता है। इन्हें फारसी भाषा, इन्होंने ही फौज से फिरदौसी, फौज से फारसी, फौज से फिरदौसी, फौज से फारसी, फिरदौसी फारसी भाषा की नींव रखी थी। फिरदौसी की प्रमुख रचना कौन है भाई? फिरदौसी की प्रमुख रचना है शाहनामा। हो गया। अब देखो बैहाकी को इतिहासकार लेनपुल ने पूर्व का पेशु कहा है। यही लेनपुल है जो हुमायूं के बारे में, हुमायूं के मृत्यु जब दीन पना भवन के सीढ़ी से लुढ़क कर 1556 ईस्वी में हो गया था, तो यही इतिहासकार लेनपुल है
जो कहा था हुमायूं का जीवन बड़ा ही उथल पुथल रहा, हुमायूं जीवन भर लुढ़कते पुढ़कते रहा और लुढ़कते पुढ़कते उसका जीवन भी समाप्त हो गया। किसने कहा? इतिहासकार लेन पुल ने। हो गया। अब देखो बाबू, मुकेश कुमार चौधरी जी, ऑलराउंडर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बैहाकी की रचना कौन है? तारिक ए सुबख्तगीन, जो गजनबी के बाबूजी थे, उसका इतिहास। फिरदौसी की रचना है शाहनामा और उत्वी की रचना है किताबुल यामनी। बैहाकी की रचना तारिक ए सुबख्तगीन, फिरदौसी की रचना शाहनामा, उत्वी की रचना किताबुल यामनी। किताबुल यामनी क्लियर हो गया, याद हो गया। अल बरूनी की रचना किताबुल हिंद, जिसे तहकीकत। तो चार गो विद्वान, अल बरूनी, किताबुल हिंद, तहकीकात हिंद, फिरदौसी जिसे फारसी भाषा की नींव रखा, पूर्व का होमर कहा गया, शाहनामा इनकी रचना, उत्वी की रचना सुबख्तीन उत्वी की रचना किताबुल यामनी, अब बैहाकी की रचना तारीख है सुबख्तीन। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुर्क आक्रमण का दूसरा चरण। जब पूछे तो कोई जरूरी बात है तो टॉपिक क्लियर करते भैया। एक डब्लू जी आज इससे पहले केमिस्ट्री का क्लास 2 मिनट, हम 2 मिनट, एक जरूरी मैसेज आया है, 2 मिनट उस मैसेज को लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं। आज इस टॉपिक को क्लियर करेंगे, आज इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। 2 मिनट का समय लेते हैं। एक मैसेज आया हुआ, उनको उनसे जरा सा मिल लेते हैं, वार्तालाप कर लेते हैं।
चलिए हम आगे हैं भाई, आगे है, टाइम हो गया गुरुजी, कहाँ चले गए वो। सच्चा बता दे, अब बंद कर दीजिए ना मोहम्मद मुबारक जी। वो एक्चुअली आज से घर पे वो बेटी पढ़ नहीं रही थी, हमेशा खेलती फिरती रहती थी, तो एक ट्विटर को बुलाए थे, वो आज उनका पहला क्लास लिए। आज बृहस्पतिवार है, गुरु का दिन माना जाता है, तो आज ही से कल उनको बुलाए थे। हमने कहा कल के अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हम लोग से नहीं पढ़ पाती थी, हम लोग में मतलब दुलार बुलार नहीं होता है, दुलार पुलार। तो हमने कहा कि 1 घंटा यदि कोई दूसरे लोग आके गाइड कर देंगे ना, तो हम लोग तो है ही उसको, और इतना कैचिंग पावर है जो उसको समझाना मुश्किल है। तो इसलिए उनको लाए थे, वही गेट पर आए थे कि सर क्लास ले लिए हैं, जो 5 मिनट 2 मिनट हमको टाइम चाहिए। तो चलिए, इंतजार नहीं होता है गुरुदेव, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। आते हैं हम लोग तुर्क आक्रमण, आज इसको टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं, टॉपिक को क्लियर कर ले, जल्दी बता, टॉपिक को क्लियर कर ले। चलिए, अच्छी साहित्य, शशि आनंद बाबू, रूपम जी, रोशन जी, रुपेश जी, आइए। तो तुर्क आक्रमण का पहला चरण, तुर्क पीडीएफ थोड़ा छोटा कीजिए, चलिए पीडीएफ को थोड़ा सा छोटा कीजिए, हो गया छोटा। अब देखो तुर्क आक्रमण का दूसरा चरण, गजनबी तो क्लियर हो गया। गजनबी में सब आक्रमण नहीं याद रखना है, थोड़ा मोड़ा याद, 1-2 याद रखेंगे, इधर से 16-17 याद रखेंगे, काम चल जाएगा। 1-2 16-17 4 गो से ही सेफ जोन में रहेंगे। सेबंतरय और तिलक के बारे में दोनों को याद रखेंगे, सेबंतरय और तिलक, 4 गो विद्वान आया था, अलबरूनी आया था, फिरदौसी आया था, बैहाकी आया था, उत्बी आया था। अलबरूनी तहकीकात हिंद, जिसे तारीख हिंद कहा, तूतीय हिंद, तारीख हिंद कहते हैं, क्वेश्चन किताबुल हिंद कहते हैं, दरबारी कवि थे, ऑलराउंडर थे। फिरदौसी को क्या कहेंगे, पूर्व का होमर कहा जाता है, फारसी भाषा की नींव रखी थी, शाहनामा पुस्तक की रचना किए थे। उसके बाद अजीत कुमार जी, टाइम हो गया, आप कर दीजिए। रचना भर से, चले भाई, रचना इतना ही छोड़ दें, रचना भर से यहां से, चलो अच्छी बात है। हमने कहा तारीख ए सुबक्तगीन किसकी रचना है, तो बैहाकी की रचना, जिसे इतिहासकार लेनपुल ने कहा पूर्व का पेशु। और उत्बी की रचना क्या है, उत्बी की रचना किताबुल यामिनी, उत्बी की रचना किताबुल यामिनी। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि गौरी के बाद गजनबी के बाद दूसरे चरण का नेतृत्व कौन किया था, गौरी। दूसरे चरण का नेतृत्व कौन किया था, गौरी। अब देखो, गौरी के द्वारा किया गया, जो गौर प्रदेश का ससबनी वंश का शासक था, गौर प्रदेश का ससबनी वंश का शासक था। गौरी से आपको 4 गो चीज बड़ी महत्वपूर्ण, गौरी का पहला आक्रमण, गौरी का पहला पराजय, गौरी का दूसरा पराजय, गौरी किस युद्ध के पश्चात दिल्ली के लिए रास्ता खोल दिया, उसके बाद तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, चंदावर का युद्ध, अंतिम युद्ध और गौरी की मृत्यु। इतना 5-6 लाइन में ही टॉपिक छोड़ जाएगा। अब देखो समाप्त हो जाएगा, 10 मिनट का टॉपिक है। गौरी का पहला आक्रमण 1100, ससवनी वंश का शासक 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया, उसे पराजित कर दिया, उसके शासक को अधिकार कर लिया। गौरी का दूसरा आक्रमण कब बाबू, 1178 ईस्वी में गौरी का दूसरा आक्रमण, जो गुजरात के शासक मूल राजदूतियों के हाथे गौरी की पराजय हुई, जो गौरी की पहली भारतीय पराजय। गौरी का पहली भारतीय पराजय मूल राजदूतिय को ही भीमदेव द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। जब गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, भीमदेव द्वितीय अल्प वयस्क था, इसीलिए मोहम्मद गौरी का सामना भीमदेव द्वितीय की माता नायिका देवी के द्वारा किया गया। मतलब युद्ध का नेतृत्व माता नायिका देवी के द्वारा किया गया। गौरी माउंट आबू पर्वत के निकट युद्ध में नायिका देवी से पराजित हो गए। देख भैया, एक महिला के सामने बड़का को झुकना पड़ता है, तो गौरी क्या था, नायिका देवी के सामने गौरी को कहा नतमस्तक होना पड़ा। माउंट आबू पर्वत पर जो युद्ध किया था, चूंकि भीम द्वितीय अल्पवयस्क था,
नेतृत्व युद्ध की कर रही थी नायिका देवी। माउंट आबू पर युद्ध हुआ 1178 में गौरी की पराजय हो गई, जो पहली भारतीय पराजय थी। गौरी का भारत में यह पहली पराजय थी। 1179 में पेशावर और 85 में सियालकोट पर अधिकार कर लिया। 1179 में पेशावर, 85 में सियालकोट पर अधिकार कर लिया। 91 में तराइन के प्रथम युद्ध में चौहान वंश के अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज चौहान से पराजित हुआ, जो गौरी का दूसरे भारतीय क्षेत्र में पराजित हुआ। गौरी का दूसरे भारतीय क्षेत्र में पराजय 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान के हाथों। 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। अंधा बनाकर कहा जाता अपने क्षेत्र गौर प्रदेश लेकर चला गया, बाद में उसे हत्या कर दिया। महमूद गौरी का विजय भारतीय इतिहास का विभाजक रेखा कहा जाता है। मतलब तराइन का दूसरा युद्ध भारत का विभाजक रेखा कहा जाता है, क्योंकि इसी तराइन के दूसरे युद्ध से भारत में इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना का मार्ग खोल दिया। भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना का मार्ग खोल दिया। 1192 तराइन का दूसरा युद्ध, इसने भारत में इस्लामिक राज की स्थापना का मार्ग खोल दिया। कौन सा युद्ध? तराइन का दूसरा युद्ध। 1194 में चंदावर के युद्ध में गहरवाल वंश के शासक जयचंद्र को पराजित किया। गहरवाल वंश के शासक जयचंद्र को 1194 में चंदावर के युद्ध में पराजित किया। अब जहां जहां भारतीय क्षेत्र में जीता था, ध्यान से सुनिएगा, भारतीय क्षेत्र में जीता था कौन कौन भाई? मुल्तान को जीता, पंजाब, सियालकोट, तराइन के युद्ध, अजमेर, चौहान वंश। इस सब को जीतने के पश्चात, ध्यान सुनिए, इस सब को जीतने के पश्चात जीते गए प्रदेश का शासन अपना दास, अपना गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, देख भैया, ऐबक चांद का दीदार, चांद का देवता कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा और अपना गौर प्रदेश चला गया। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का भारतीय क्षेत्र में अंतिम आक्रमण, हालांकि 1206 नहीं, मिसप्रिंट है, 1205 होना चाहिए। 1205 याद रखें, 1205 ईस्वी में मिसप्रिंट है, 1205 याद रखें। 1205 हालांकि देख लेंगे। 1205 में गौरी का अंतिम भारतीय आक्रमण खोखर जनजाति के खिलाफ हुआ। 15 मार्च 1206 ईस्वी में सिंधु नदी के तट पर दमियक नामक स्थान पर मोहम्मद गौरी की हत्या कर दिया। इनके मृत्यु के बाद इनका दास कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में लाहौर के क्षेत्र पर अपना राज्याभिषेक करता हुआ दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। कुतुबुद्दीन ऐबक चूंकि गौरी का गुलाम था, गौरी का दास था, अतः ऐबक के द्वारा जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया गया, दिल्ली सल्तनत का पहला वंश दास वंश कहा गया, गुलाम वंश कहा गया। हो गया। अब यहां पर तोमर वंशीय शासक अनंगपाल ने दिल्ली राज्य की स्थापना किया। ध्यान सुनिए, तोमर वंश के शासक अनंगपाल ने दिल्ली की स्थापना किया। फिर चौहान वंशीय शासक विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तो क्वेश्चन पूछता है, दिल्ली को तोमर शासक से किसने छीना? चौहानों ने दिल्ली को तोमर शासक से छीना था। दिल्ली को तोमर शासक से किसने छीना? चौहानों के द्वारा, अनंगपाल से। विग्रहराज चतुर्थ देव विशलदेव, हरिकेली नाटक याद होना चाहिए। अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव दिल्ली पर प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं कर पाया। उन्होंने तोमर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। बाद में तोमर वंशी राजा ने अपने नाती चौहान वंशीय पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली गिफ्ट कर दिया। पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली गिफ्ट कर दिया और दिल्ली पर चौहान की प्रभुसत्ता स्थापित हो गई। हो गया। रचना एक बार फिर से बता दीजिए। चले, फिरदौसी की रचना शाहनामा, अल बरूनी की रचना किताबुल हिंद, बैहाकी की रचना तारीखे सुबक्तगीन, उत्बी की रचना, जल्दी बताओ, उत्बी की रचना किताबुल
उतबी की रचना किताबुल यामनी, किताबुल यामनी, उतबी की रचना किताबुल यामनी, उतबी की रचना किताबुल यामनी। क्लियर हो गया। तो कल हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में चर्चा करेंगे। कल से हम लोग दिल्ली सल्तनत, इसको एक बार रिवीजन कर लेंगे। और दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश, पीडीएफ फाइल नहीं मिला होगा, पीडीएफ फाइल आज रात में मिल जाएगा। क्लियर। तो फिर मिलते हैं टेस्ट सीरीज विद डिस्कशन में। थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया, फिर मिलते हैं 10:50 में, सॉरी 7:50 में टेस्ट सीरीज विद डिस्कशन में। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय कौटिल्य, जय बिहार, जय मिथिला। धन्यवाद।